हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका आज की इस वीडियो से 30 से 35 नंबर पक्का हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी प्रश्नों का PDF चाहिए तो देखिए आपको क्या करना है। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर वहाँ पे आपको सर्च करना है सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स। ठीक है, अगर आप सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स वहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पे नोट्स प्लस PDF यानी कि सभी सब्जेक्ट का नोट्स और PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए, जो तेल होता है और वसा युक्त, ठीक है, ये दोनों जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे आपको लिखना है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से, ठीक है, अगर आप खाद्य तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ में जब नाइट्रोजन से प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा। देखिए, ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। ठीक है, क्या कह रहा है, जो ये खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उससे अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। और जब अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं तो ये ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीकृत नहीं होंगे तो आगे क्या कह रहा है। देखिए, ऐसा करने से तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं, जब उनमें नाइट्रोजन प्रवाहित किया जाता है तो उससे क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन प्रभावित करने से क्या होता है। देखिए कि जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है, ठीक है, वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो ऑक्सीकृत नहीं होता है। जो अभिक्रिया नहीं होगी तो वो ऑक्सीकृत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा करने से जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो क्या है, लंबे समय तक उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है, शुद्ध आसुत जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, जो शुद्ध आसुत जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये हमारा ग्राफ है, ये देखिए 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 0 से लेकर 7 तक होता है, यानी कि 0 से 7 के बीच में वो सब अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, और जो 7 होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उदासीन यानी कि स्वादहीन होता है। ठीक है, तो जो जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। यानी कि जो जल हमारा है यह उदासीन है और यह स्वादहीन है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ये लगभग 1 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि शुद्ध आसुत जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, 7। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे चौथे चैप्टर से है। ठीक है, यानी कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर से है। और आप समझ सकते हैं कि उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर जो है क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणु, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणु एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि योगात्मक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ के अणु होंगे वो सब मिल के, ठीक है, एक ही अणु का निर्माण करेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक माने योग। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ जाएं और एक पदार्थ का निर्माण कर दें। ठीक है, चलिए अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए
अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2H4। ठीक है, तो इसको हम देखिए ऐसे लिखते हैं CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या हो गया, एथिलीन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या लेंगे, H2 लेंगे। ठीक है, ठीक है, H2 ले लिए। अब हम इसकी क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। ठीक है, क्रिया कराने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, एथेन बनेगा। एथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6। तो इसको हम देखिए इस प्रकार से लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हो गया एथेन और ये हो गया इथिलीन। यानी कि देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक क्या है, पदार्थ के अणु हैं और ये सबका योग हो गया है। ठीक है, देखिए ये एक हो गया, देखिए यहाँ पे ये देखिए एक है और एक ये है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे देखिए एथेन का निर्माण कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जा रही है तो क्या बन जा रहा है, एथेन बन जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ अपने अगले क्वेश्चन को। ठीक है, हमारा देखिए जो अगला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना है आपको। जो एसिटिक अम्ल होता है उससे आपको क्या बनाना है, मेथेन बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एसिटिक अम्ल से यहाँ पे हमें मेथेन बनाना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल ले लेंगे। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, ये होता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला। और अब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, NaOH से। ठीक है, NaOH से। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराया, NaOH से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया हमारी आगे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। यहाँ पे देखिए CH3COO और यहाँ से देखिए Na। ठीक है, ये क्या बना, सोडियम एसीटेट। अब देखिए यहाँ पे एक H है, एक H यहाँ पे है। ठीक है, तो प्लस का H2 और एक O यहाँ पे बचा है तो H2O। ठीक है, यानी कि जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा, पहले सोडियम एसीटेट बनेगा, उसके बाद उसी में देखिए जल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया, ठीक है, हम सोडियम ऑक्साइड से कराएंगे, ठीक है, तब हमारा बाद में जाके मेथेन बनेगा। यानी कि यह अभिक्रिया 2 चरणों में होगी। तो चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। अब देखिए हमें क्या लेना है, सोडियम एसीटेट लेना है। तो सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। और किससे अभिक्रिया कराना है, फिर हमें NaOH से कराना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, देखिए सबसे पहले इसको हमें गर्म करना है। गर्म क्यों करना है, क्योंकि अभिक्रिया तेज हो। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में कराना है, कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में कराना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए CH3 है। ठीक है, और यहाँ से देखिए हम एक H ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक H और ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CH4। ठीक है, और ये हो जाएगा ऊपर के लिए, यानी कि यह गैस हो गया। ठीक है, और ये क्या बना, यही बन गया हमारा मेथेन। ठीक है, क्या बना, मेथेन। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या बनेगा, देखिए एक Na यहाँ पे, एक Na यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Na2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे C है, डबल O और एक वो यहाँ पे, यानी कि CO3। ठीक है, यही हमारा बना CO3। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, जो एसिटिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया किससे कराना है, NaOH से कराना है। NaOH से जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट। फिर यह अभिक्रिया 2 चरणों में होगी, तो फिर सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया NaOH से कराना है, और किसके साथ, गर्म करके और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तब मेथेन गैस हमारा बनेगा। ठीक है, आपको मेथेन ही बनाना था। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना रहता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम से एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, ठीक है, जो आधुनिक आवर्त नियम है उसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण
उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार क्या है, जो तत्व होते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी तत्व हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई आधुनिक आवर्त सारणी की। अगर यहीं पे मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखना होता, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम रहता, लेकिन यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, यहाँ पे परमाणु भार हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, परमाणु भार। यानी कि जब आपसे आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा, और जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। बहुत ही सटीक मैंने इसका आंसर दिया है। देखिए आंसर क्या है, हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक आंसर और मिला कि आपके आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl अम्ल हमारे आमाशय में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। कौन अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसकी क्रिया में यह सहायक होता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है, ये पेप्सिन एंजाइम जो है यह भोजन में जो भी उपस्थित कीटाणु होते हैं, ठीक है, उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है कि जो हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। ठीक है, जो मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है वह नाम बताइए। ये क्वेश्चन देखिए 1 से 2 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है, मधुमेह की बीमारी के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है उसका क्या नाम है, इंसुलिन उसका नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आम भाषा में या फिर आम बोलचाल में भी कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि जो मधुमेह रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन। ठीक है, चलिए मैंने आज आपको 7 क्वेश्चन बता दिए हैं, अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन और बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, ये क्वेश्चन देखिए फिजिक्स से है। ठीक है, अब मैं जो आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा ये तीनों क्वेश्चन फिजिक्स से हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिजिक्स का, किस रंग के, ठीक है, जो किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या है, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होगा। ठीक है, जो बैगनी रंग होता है वह प्रकाश के लिए अधिकतम होता है, यानी कि उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में लगभग हर सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है, तो आंसर हो गया बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग, जो लाल रंग होता है उसके लिए न्यूनतम। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, बैगनी रंग के लिए क्या कर देंगे, न्यूनतम कर देंगे, और लाल रंग के लिए अधिकतम कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि बैगनी रंग के लिए जो प्रकाश का अपवर्तनांक है वो क्या होता है, वो अधिक होता है, और लाल रंग के लिए कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्र की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हर साल यानी कि 10 साल से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिए आंसर क्या है, नेत्र की वह क्षमता, ठीक है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, ठीक है, समायोजित का मतलब कम या ज़्यादा करके, ठीक है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ यानी कि पास की और दूर की वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ
की नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नेत्र की वह क्षमता, ठीक है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, निकट और दूरस्थ यानी कि पास की और दूर की, ठीक है, जो वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, फोकसित होने लगती हैं यानी कि दिखाई देने लगती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए, यानी कि एसआई पद्धति में उसका आपको मात्रक लिखना है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में एसआई मात्रक पूछा जाता है 1 से 2, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको मात्रक से ही रिलेटेड मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स में मात्रक कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, आपको इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है और आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, अगर आप चैनल पर क्या हैं, नए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी 2023 बोर्ड परीक्षा में 95% लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।